सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग नए टॉपिक को देखेंगे जो है समुद्री प्रदूषण। इस वीडियो में हम अंत तक यह देखेंगे कि समुद्री प्रदूषण क्या है, क्यों चर्चा में है, क्या इसके कारण हैं, कारण मीन्स इसके सोर्स क्या हैं, साथ ही इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे इसके निवारण हेतु क्या प्रयास किए गए हैं। अब देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा एक पोत लॉन्च किया गया जिसका नाम है समुद्र प्रताप, और यह समुद्र प्रताप जो शिप है वह गोवा में कमीशन किया गया। लेकिन यह विशेष रूप से डिज़ाइन किस लिए किया गया है? यह कोई युद्ध पोत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जहाज़ है जो विशेष रूप से समुद्री प्रदूषण को पर नियंत्रण पाने के लिए उसमें एडवांस्ड पॉल्यूशन डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि उन्नत प्रणालियों का ऐसा संयोजन उसमें है जो समुद्री प्रदूषण को पता लगा सकता है। यानी यह समुद्री प्रदूषण के लिए समर्पित पोत है। साथ ही इसमें आधुनिक अग्निरोधक क्षमता से यह जहाज़ लैस है, ताकि अगर समुद्र के बीच में कोई आगजनी की घटना घटती है किसी अन्य जहाज़ों पे, तो इसके माध्यम से हम उसका निवारण कर सकते हैं। कमीशन के दौरान रक्षा मंत्री ने क्या कहा, जो या तो एशे में या जीएस के किसी भी प्रश्न के भूमिका में काम आ सकता है, कि जलवायु परिवर्तन व वैश्विक तापन के बढ़ते दौर में समुद्री पर्यावरण का संरक्षण न सिर्फ रणनीतिक रूप से आवश्यक है, बल्कि यह एक नैतिक जवाबदेही है। तो सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है कि आपका एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, यानी कि यह मानवता का एक प्रश्न हो जाता है। कुछ आंकड़े देख लें मीन्स के लिए, अगर समुद्री प्रदूषण पर प्रश्न आ जाए तो भारत की जो तटीय रेखा है वह वर्तमान में नए मानकों के अनुसार कितना हो गया है, 11,098 स्क्वायर किलोमीटर। साथ ही देखें तो 80% समुद्री प्रदूषण का जो सोर्स होता है वह स्थलीय कचरा होता है, यानी कि समुद्री प्रदूषण का जो 80% भाग है वह स्थलीय कचरों से उत्पन्न होता है। वहीं अन्य डाटा की बात करें तो 200 मिलियन भारतीय जो हैं अपनी जीविका के लिए किस पे निर्भर हैं, समुद्र पे निर्भर हैं। ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि समुद्री प्रदूषण क्या है। समुद्री प्रदूषण को लेकर के यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन हुआ था जो समुद्री कानून पे, लॉ ऑफ द सी है ना, उस पे आधारित है। तो इस कन्वेंशन जो 1982 में हुआ था उसके अनुसार इसकी परिभाषा है कि मानव द्वारा या तो प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष पदार्थों का समुद्री पर्यावरण में प्रवेशन, इसके द्वारा मानव द्वारा या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो समुद्री जीवन के साथ वहाँ के जैव संसाधनों पर खतरा उत्पन्न करता हो, यही समुद्री प्रदूषण कहलाता है। अब बात करें कि समुद्री प्रदूषण के सोर्स क्या हैं, यानी कि वो जो प्रदूषण होता है उसका स्रोत क्या है। दो स्रोत हैं। सबसे पहला स्रोत आपका है स्थलीय स्रोत और दूसरा है आपका सोर्स समुद्री। लेकिन 80% जो आपका मैरीन पॉल्यूशन है, समुद्री प्रदूषण है, उसके लिए कौन सा स्रोत उत्तरदायी है, स्थलीय, जबकि 20% के लिए समुद्री कचरा ही उत्तरदायी है। अब बात करें कि स्थलीय कचरा में कौन कौन सा कचरा जो है समुद्र में प्रदूषण फैलाता है। सबसे पहला चीज़, आपने शहरों से देखा होगा कि शहरों में बड़े बड़े नालों के थ्रू नदियों में कचरा जाता है, सीवेज है ना, या उद्योगों का जो अपशिष्ट पानी होता है वो जाता है और फिर नदियों के थ्रू वही पानी समुद्र में मिलता है। तो जो अनुपचारित यानी कि अनट्रीटेड जो सीवेज है और औद्योगिक बहिस्राव है, तो उसमें जो अपशिष्ट होते हैं और जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो समुद्री प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। दूसरा सोर्स कहें तो कृषि रसायन। आपने खेतों में यूरिया का छिड़काव किया, डीएपी का छिड़काव किया, फिर खेतों से पानी के थ्रू वही यूरिया और जो भी
खतरनाक रसायन है, बह के नदियों में बहते हैं और नदियों के थ्रू फिर वह समुद्र में जा पहुंचते हैं। तो होता ये है कि अगर कृषि रसायनों में नाइट्रोजन शामिल है तो नाइट्रोजन के थ्रू क्या होता है कि जल में घुलने के बाद यह यूट्रिफिकेशन यानी कि सुपोषण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। और सुपोषण की प्रक्रिया को जब बढ़ावा मिलता है तो उससे क्या होता है कि शैवालों का प्रस्फुटन हो जाता है। प्रस्फुटन मतलब शैवाल जो है वो कब्जा कर लेते हैं पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पे, उस जलीय पारितंत्र पे। और जब शैवाल ज़्यादा जन्म ले लेगा, ज़्यादा फैल जाएगा पानी पे, तो वह ग्रीन कलर का हो जाता है। और ग्रीन कलर का हो जाने के कारण वहाँ का पानी जो है वह डेड जोन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि अब वहाँ पे जैव विविधता नहीं पनपेगी। तीसरा जो सोर्स है वो है आपका प्लास्टिक वेस्ट। हम मानव लोग इतने प्लास्टिक यूज करते हैं और उस प्लास्टिक के अंदर आपने देखा होगा कि माइक्रो प्लास्टिक होते हैं। माइक्रो प्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जिनका आकार 5 mm से कम होता है। ये माइक्रो प्लास्टिक रिवर के थ्रू सी में प्रवेश करते हैं और फिर वो समुद्री प्रदूषण का कारण बनते हैं। अन्य देखें तो ओशियन करेंट्स यानी कि जो समुद्री धाराएं होती हैं वह इस तरह से गति करती हैं कि वह एक चक्र का निर्माण कर लेती हैं। और चक्र का निर्माण करने के कारण वह क्या होता है कि उसके अंदर जो है यह कचरा जो है वह जमा का जमा रहता है, बाहर निकलने में बनता ही नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं ओशियन गार्बेज पैच, यानी कि कचरे का क्या होता है एक पैच बन जाता है। आमतौर पे प्रशांत महासागर में यह घटना प्रायः दिखती है। अब देखें दूसरा जो हमने बताया था यहाँ पे कि ये 20% जो है समुद्री सोर्स इसका कारण बनता है। तो समुद्री सोर्स की बात करें तो समुद्री प्रदूषण को लेकर के समुद्र में कौन कौन सा इसका कारण बनता है। पहला, जो भी जहाज हैं उनके द्वारा जो उत्सर्जन होता है तो वो एक सोर्स हो गया। दूसरा, अनुपचारित बैलास्ट वाटर का प्रवाह। बैलास्ट वाटर क्या होता है कि जब जहाज खाली रहता है तो खाली होने के कारण उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए, ताकि वह डगमगाए नहीं, उसके अंदर पानी भरा जाता है ताकि वह संतुलित रहे, नियंत्रित रहे। फिर बाद में उस बैलास्ट वाटर को फिर से समुद्र में छोड़ दिया जाता है। तो अगर वह अनुपचारित है यानी कि उसका अच्छे से उपचार नहीं किया गया है तो फिर वो समुद्री प्रदूषण का कारण बनता है। तीसरा, हवा के माध्यम से या ध्वनि प्रदूषण के कारण जो है समुद्री पर्यावरण पे इम्पैक्ट पड़ता है। जहाज़ें चलती हैं तो इसके कारण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो आपस के वहाँ आसपास के जीवों पे, वहाँ के पारितंत्र पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। कभी कभी आपने न्यूज़ में ये सुना होगा कि समुद्री जहाज़ से तेल रिसाव की घटना, इस देश से उस देश जहाज़ जा रहा था, बीच में जो है टैंकर फटने से तेल रिसाव की घटना हो गई। तो तेल रिसाव के कारण क्या होता है कि समुद्र के सतह पे तेल बहने लगता है। और तेल बहने लगता है तो वो क्या होता है कि समुद्री जीव जो होते हैं या जो समुद्री स्तनपायी हैं उनके शरीर पे लगने के बाद उसके पंख को क्या करते हैं, चिपका देते हैं, जिससे वह फिर एक्टिव नहीं रह पाता है। साथ ही ऑयल स्पिल की घटना जो होती है, तेल रिसाव की घटना, उसके कारण समुद्री पारितंत्र के जो पेड़ पौधे वगैरह हैं उन पे भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही कई बार आपने देखा होगा कि समुद्र के जो महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं वहाँ से पेट्रोलियम, LNG, विभिन्न तरह के गैसों का निष्कर्षण होता है, उसके लिए ड्रिलिंग किया जाता है। तो वो जो खनिज निष्कर्षण के लिए जो ड्रिलिंग किया जाता है तो उसके कारण भी समुद्री प्रदूषण होते हैं। साथ ही बहुत सारे युद्धाभ्यास भी नौसेना के थ्रू होते हैं, तो उन युद्धाभ्यासों के कारण भी समुद्री प्रदूषण होता है। क्योंकि इन सभी चीज़ों के कारण, ये जितने भी चीज़ हैं, इसके कारण लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन होता है जो समुद्री पारितंत्र को बेकार बना देते हैं। अब ध्यान दें कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है समुद्री प्रदूषण का। सबसे पहला चीज़, जो समुद्र की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका ह्रास हो जाएगा। दूसरा, कई समुद्री जीव जो है उस स्थिति को झेल नहीं पाएंगे और वह विलोपित हो जाएंगे, धीरे धीरे वह एक्सटिंक्ट की ओर क्या होंगे, बढ़ेंगे। एक डेटा के अनुसार लगभग
प्लास्टिक प्रदूषण जो समुद्र में फैला हुआ उसके कारण लगभग 1 लाख स्तनपायी प्रत्येक वर्ष मरते हैं, ये डेटा है। साथ ही और देखें प्रभावों में तो समुद्री प्रदूषण के कारण क्या होता है, जो समुद्र में प्लवक पाए जाते हैं, पादप प्लवक, प्लैंकटन। तो प्लैंकटन क्या होता है कि वह समुद्र में एक प्राथमिक उत्पादक है। जिस तरह से स्थल पे वृक्ष जो हैं उत्पादक हैं, भोजन बनाते हैं, बाकी अन्य उपभोक्ता उस पर निर्भर होते हैं, तो जो प्लैंकटन होते हैं वह समुद्री खाद्य श्रृंखला में एक उत्पादक हैं। तो प्लैंकटन पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और प्लैंकटन अगर जो मर जाएगा तो क्या होगा कि समुद्री खाद्य श्रृंखला जो है वह गड़बड़ हो जाएगी। और जब समुद्री खाद्य श्रृंखला गड़बड़ होगी तो कार्बन प्रग्रहण जो है प्रभावित होगा, यानी कि ये जो प्लैंकटन होते हैं, जो समुद्री घास होते हैं, जो वहाँ पे मैंग्रोव्स होते हैं, उनके कारण क्या होता है कि वह एक लार्ज अमाउंट में कार्बन को अपने अंदर ग्रहण किए रहते हैं। कार्बन प्रच्छादन उसी को कहते हैं, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। तो अगर प्लैंकटन मर जाएगा, वहाँ के जो समुद्री घास है वो मर जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा कि वह कार्बन अवशोषित करने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। तो क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं प्रभावी रूप से बढ़ेंगी। तीसरा प्रभाव देखें तो जो मैंग्रोव है, जो समुद्री घास है, सी ग्रास जो है, यह एक तरीके से तटीय इलाकों में प्राकृतिक बफर का कार्य करता है। यूँ कहें तो जब चक्रवात आता है या समुद्र की लहरें तेज से उठती है, तो अगर तटीय इलाकों पर मैंग्रोव है, समुद्री घास है, तो वह समुद्री धाराओं के तेज प्रवाह को रोकता है, बफर के रूप में उसकी गति को कम करता है, जिससे तटीय इलाकों में कम नुकसान होता है। तो अगर मैंग्रोव और समुद्री घास विलुप्त हो जाएंगे, हैबिटेट उनका लॉस हो जाएगा, तो जो क्लाइमेट क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र हैं, वह आपदा के प्रति क्या होंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे, सुभेद्य हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे। ठीक है। अब देखें कि मानव स्वास्थ्य पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर समुद्र में प्रदूषण फैलता है तो वहाँ पे जो समुद्री खाद्य पदार्थ हैं, सी फूड है ना, जैसे ऑयस्टर है, बहुत सारा मछली है ना, ये सभी चीज़ें वह विषाक्त हो जाएंगी। और इन चीज़ों को जब मानव खाएगा तो हो सकता है उसके अंदर जैव आवर्धन की घटना के तहत हम में भी क्या हो सकता है, वे गलत पदार्थ या हानिकारक पदार्थ अपने अंदर आ सकते हैं, जिससे हृदय, किडनी, रक्त संबंधी रोगों में वृद्धि हो सकती है। अब समुद्री प्रदूषण को रोकने हैं तो क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हम लोग अनक्लोज कन्वेंशन को अपनाए हुए हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी कि इस कन्वेंशन के तहत हमने यह कहा है कि समुद्री प्रदूषण की रोकथाम, उसमें कमी लाने के लिए, उसके नियंत्रण हेतु यह कन्वेंशन कार्यरत है। साथ ही 1972 में हम लोगों ने लंदन कन्वेंशन को अपनाया। लंदन कन्वेंशन के तहत यह कहा गया कि समुद्री प्रदूषण के जो सोर्स हैं, जैसे हमने बताया ना कि स्थलीय सोर्स और समुद्री सोर्स, तो उसको सोर्स पे ही कंट्रोल कर लो, उसे बहने ही मत दो। साथ ही दूसरा इसका कन्वेंशन का यह कहना था कि कचरा के डंपिंग पे रोक लगाना। तो ये लंदन कन्वेंशन का कहना था। तीसरा, मार्पोल अभिसमय जो है 1973 में लाया गया। ठीक है। इस कन्वेंशन के तहत यह कहा गया कि जो जहाज़ों से तेल ढोए जा रहे हैं, रसायन ढोए जा रहे हैं, हानिकारक पदार्थ ढोए जा रहे हैं, उनके द्वारा होने वाले प्रदूषण पे नियंत्रण किया जाए। यह मार्पोल कन्वेंशन 1973 का कहना है। मार्पोल का अर्थ होगा MAR मतलब मैरीन और POL मतलब पॉल्यूशन, तो जो स्पेशल रूप से मैरीन पॉल्यूशन पे केंद्रित है। इंडिया ने क्या किया है, तो इंडिया ने अभी समुद्र प्रताप लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से डिटेक्ट करेगा प्रदूषण को। दूसरा, इंडिया ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 बनाया है, जो यूँ कहें तो अनक्लोज का ही राष्ट्रीय रूप है। साथ ही मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया एक्ट 1976 बना हुआ है, जो सरकार को यह शक्ति देता है 1976 का एक्ट कि समुद्री पर्यावरण संरक्षण हेतु आप नए नए पहल करते रहें। आगे की राह में हम ये लिख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो सतत विकास लक्ष्य है, जिसके तहत 17 लक्ष्य और 169 उप लक्ष्य शामिल हैं, तो उसके जो SDG 14.1 है, उसका प्राथमिक लक्ष्य यही है कि समुद्री प्रदूषण को रोकने
वह कमी करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करने का इसमें प्रावधान किया गया, जिसके तहत विश्व स्तर पे और राष्ट्र अपने अपने स्तर पे इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।